कल हम मार्क्सवाद में राज्य के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि मार्क्सवाद समाजवाद का ही एक रूप है और समाजवाद वे विचारधारा है जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन करती है। मार्क्सवाद समाजवाद के कई रूप हैं, श्रम संघवाद या फेबियन समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद या मार्क्सवाद, और इसी तरह मार्क्सवाद समाजवाद का एक रूप है। और मार्क्सवाद का जन्म के जो दो प्रमुख प्रणेता हैं वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। बाद में लेनिन, स्टालिन, ट्रोट्स्की और चीन के माओ ने मार्क्सवाद में अपने स्तर पर योगदान दिया। तो मार्क्सवाद की प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं आपको बता चुका था कि मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ और फिर वह थोड़े समय फ्रांस रहे और फिर इंग्लैंड आ गए। उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी, जिसे हम दास कैपिटल के नाम से जानते हैं, प्रमुख हैं। और मार्क्स जिस चिंतन पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं वह चिंतन पद्धति इस रूप में महत्वपूर्ण है कि मार्क्स पहली बार इस तथ्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में आर्थिक विषमता किन कारणों से होती है। मैंने कल आपको बताया था कि मार्क्स का जन्म ऐसे समय में हुआ जब पूंजीवादी क्रांति और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में अपने चरम रूप में मौजूद थी। और लेकिन पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति के बावजूद भी एक बड़ा वर्ग, जिसे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का वर्ग, गरीबी और भुखमरी में जी रहा था। ऐसी स्थिति में मार्क्स के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि इस गरीब या मजदूर वर्ग की दुर्दशा का मूल कारण क्या है और ये क्या दुर्दशा तात्कालिक है या ऐतिहासिक है। तो मार्क्स इन्हीं तथ्यों का पता लगाने के लिए मार्क्सवाद को प्रतिपादित करते हैं और मार्क्स ये दावा करते हैं कि उन्होंने उन सामाजिक विकास के नियमों को खोज लिया है जिसके आधार पर कोई भी मानवीय समाज विकास करता है। तो मार्क्सवाद अपने पूर्व के मार्क्सवादियों को, मार्क्सवाद साम्यवाद का या समाजवाद का इतिहास बहुत पुराना है। प्लेटो से शुरू हुई, प्लेटो को हम पहला साम्यवादी विचारक कहते हैं। मार्क्स अपने से पूर्व के समाजवादी विचारकों को यूटोपियन या स्वप्नलोकीय समाजवादी के नाम से संज्ञा देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनसे पूर्व के जो समाजवादी हैं वो सामाजिक विकास के नियमों का पता नहीं लगा रहे और ना ही वे समाज में आर्थिक विषमताओं के कारण का खोज कर रहे हैं, बल्कि आदर्श या काल्पनिक रूप से मानव समाज में धन के बंटवारे की एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिसकी जो वास्तविक धरातल पर उतार पाना जिसको संभव नहीं है। तो मार्क्स पहले ऐसे विचारक हैं जो वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक विकास के नियमों का पता कर रहे हैं कि मानवीय समाज किन नियमों से संचालित होता है और उसके आधार पर क्या मानवीय समाज किन किन अवस्थाओं को पार कर चुका है और कौन सी अवस्थाएं अब आने वाली हैं। तो इस रूप में मार्क्सवाद अपने आप को वैज्ञानिक समाजवादी के रूप में घोषित करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मार्क्स इस बात को मानते हैं, आदर्शवाद इस बात को मानता है कि संसार का जो मूल तत्व है आत्मा या चेतना है और जड़ पदार्थ उसी की अभिव्यक्ति हैं, और संसार का जो मूल तत्व है वह आत्मा या चेतना ही है और ये ही आत्मा और चेतना अपने आप को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करती है, ऐसा आदर्शवाद का मानना है। मार्क्स इसी सिद्धांत को उल्टा कर देते हैं। वह ये मानते हैं कि इस संसार का जो मूल तत्व है वह जड़ पदार्थ हैं और कोई भी चेतना और या उसका आध्यात्मिक स्वरूप मौजूद नहीं है। इस रूप में वह ईश्वर के अस्तित्व को भी, ईश्वर, आत्मा, स्वरूप, पुनर्जन्म, लोक परलोक वाले सिद्धांतों को भी नकार देते हैं, यानी पूरी तरह तत्व मीमांसा को नकारते हैं और जड़ पदार्थों को ही संसार का मूल तत्व मानते हैं और ये मानते हैं कि चेतना का कोई भी आध्यात्मिक स्वरूप
मौजूद नहीं है। अब इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मार्क्स ये बात कहते हैं कि जो प्रकृति है वह परिवर्तनशील है। यह कोई असंबद्ध वस्तुओं का कोई ढेर नहीं है जिस प्रकृति को हम देख रहे हैं। ये एक रूप में जुड़ी हुई है और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति में निरंतर परिवर्तनशीलता हमें देखने को मिलती है और वस्तुओं में सिर्फ मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी आए, यानी जड़ पदार्थों में सिर्फ मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी पाए जाते हैं। यानी सृष्टि एक इकाई है, उसमें विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है और गतिशील है। अब इस परिवर्तनशील का नियम क्या है? तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जड़ पदार्थों में जो नियम काम करता है उसे वह द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के नाम से जानते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का अर्थ ये है कि भौतिक वस्तुओं में 3 स्तर पे विकास होता है। पहला है वाद, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ दिनों बाद प्रतिवाद आता है और अंत में संवाद आता है जिसमें वाद और प्रतिवाद दोनों ही सम्मिलित होते हैं। और ये संवाद भी कुछ दिनों तक स्थिर नहीं रह पाता, वो भी आगे चलकर एक वाद बन जाता है। इस तरह ये प्राकृतिक प्रक्रिया चलती रहती है और जड़ पदार्थों में जो शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है उसकी वजह से प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील बनी रहती है। तो जड़ पदार्थों में परिवर्तन होता है और वह वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से होता है जिसे वे द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के नाम से नाम देते हैं। कार्ल मार्क्स पहली इस बात का पता लगाते हैं कि मानव में जो आर्थिक विषमता है मानवीय समाज में, उसका मूल कारण क्या है और उसके लिए वो इतिहास की मदद लेते हैं और इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और ये आर्थिक व्याख्या के रूप में वो बताते हैं कि इतिहास में जो तथ्य ऐतिहासिक घटनाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह आर्थिक तत्व होता है, या आर्थिक तत्व प्रमुख भूमिका निभाते हैं इतिहास में किसी भी घटना के संदर्भ में। तो इतिहास में जो भी परिवर्तन होते हैं वे आर्थिक अवस्था के परिवर्तन के ही प्रतिबिंब के रूप में सामने आते हैं। तो कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसमें ये बात कहते हैं कि इतिहास कुछ नियमों के अनुसार संचालित होता है और इसके दौरान मानव समाज में कुछ अवस्थाएं पार की और कुछ अवस्थाएं अभी भी आनी बाकी हैं। तो इतिहास, इसे मार्क्स ने इसे आर्थिक नियतिवाद भी कहा गया, इसे आर्थिक भौतिकतावाद भी कहा गया, यह इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कही गई कि यह इतिहास का कि कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास की व्याख्या की है कि जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसके मूल में आर्थिक अवस्था या आर्थिक कारण प्रमुख रहते हैं। आर्थिक कारण मूल कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स ने कोई व्यवस्थित सिद्धांत उस रूप में नहीं दिया, क्योंकि कार्ल मार्क्स का उद्देश्य राज्य और उसकी संस्था का वर्णन या विश्लेषण नहीं करना था। कार्ल मार्क्स को तो विद्यमान आर्थिक विषमताओं के कारणों का अध्ययन करना था। इन्हीं विद्यमान आर्थिक विषमताओं के कारणों का अध्ययन करते हुए ही उन्होंने राज्य और उसके स्वरूप की व्याख्या की है। तो कार्ल मार्क्स के लिए राज्य और उसका सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं राज्य भी आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आया है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने अलग से कोई राज्य का सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि अपने आर्थिक व्याख्या के संदर्भ में ही इतिहास के राज्य के उदय का चर्चा की है। तो इस रूप में कार्ल मार्क्स के लिए आर्थिक विषमताओं के कारणों का अध्ययन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था राज्य और उसकी संस्थाओं के अध्ययन करने की तुलना में।